हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जहाँ से हम लोग लास्ट क्लास में एंड किए थे वहीं से स्टार्ट करने वाले रहेंगे, ठीक है। जिसमें से कोशिश करेंगे जो लास्ट क्लास का लास्ट लेक्चर का प्लान था उसको कंप्लीट करने का है। डिले और लेट होने का रीज़न आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं और आज फिर भी बता देता हूँ। पिछले 10 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण लाइट का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा था। होपफुली आज जो है कोई ऐसा सिचुएशन शायद नहीं है, तो आज वैसा दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी रिएक्शन मैकेनिज्म, स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं सॉरी स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म और कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर जैसा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोग ये कंफर्म कर दीजिए जिससे ये पता चल जाए कि ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है ऐसा नो में। चलिए, ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है। फिर से आप सभी को गुड इवनिंग। आज इस लेक्चर में हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर ये सारे चैप्टर को कवर अप करने वाले रहेंगे, जिसमें हर एक चीज को एक सिस्टमेटिक वे में देखेंगे और ज्यादातर कोशिश करेंगे एग्जाम और क्वेश्चन ओरिएंटेड कंसेप्ट को डिलीवर करने का, ठीक है। तो थोड़ा सा पैसेंस बना के रखना होगा। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिएक्शन मैकेनिज्म में जो है रिएक्शन मैकेनिज्म, मैं फिर से बता दूं, बहुत बार भी बोल चुका हूं कि ये रिवीजन क्लास लेने का एक ही मतलब होता है कि आपको सारा टॉपिक एक साथ याद हो जाए, ठीक है। तो आप जिस एंड से आज वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मेमोरी में भी चीज़ों को सोचते रहना है जिससे कि आपको याद होते चला जाए। केवल देखिए, मैक्सिमम लोग जब वीडियो देखते हैं तो समझने की व्यू से देखते हैं, हाँ समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन समझने की व्यू से नहीं देखना है, आपको याद करने के व्यू से देखना है, ठीक है। याद हो जाना चाहिए। हर थोड़ा सा जब हम लिखते हैं उस समय सोचिए पिछला वाला पार्ट जो हम 10 मिनट पहले बता चुके हैं वो याद है या नहीं है। मैक्सिमम 99% लोग वीडियो देखते हैं समझने के लिए, लेकिन समझने के लिए आपको देखना नहीं है, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग बात किए थे कि सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है, इंटरमीडिएट होता है और प्रोडक्ट होता है। तो सबस्ट्रेट में जो है जितना सारा इफेक्ट होता है, ये सबस्ट्रेट एक जानना होता है, जो कि इफेक्ट जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सारा जो जब फेनोमेनन होता है मैक्सिमम फेनोमेनन सबस्ट्रेट में होता है। ऐसा नहीं कि रिएजेंट में नहीं होता, रिएजेंट में भी होता है। रिएजेंट आपका दो तरह से जानना होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इंटरमीडिएट में भी आप लोग को बहुत सारा बता चुके हैं। इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन हो सकता है, कार्बोनाइन हो सकता है, कार्बन रेडिकल हो सकता है, कार्बिन हो सकता है और नाइट्रीन हो सकता है। चार नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वाला कौन है? तो 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वाला नाइट्रीन है। 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वाला कौन है? तो आपका कार्बिन और कार्बोनाइन है ना। उसके बाद अनपेड, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रखने वाला क्या है? आपका कार्बन रेडिकल है। इस तरह से इंटरमीडिएट ये सारी चीजों के बारे में भी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ये सारे एक पर्टिकुलर जानने के बाद हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी होता है ये आखिर आपस में ये दोनों मिलता कैसे। देखो, सबस्ट्रेट को जान गए, रिएजेंट को जान गए, और ये दोनों को मिलाने का प्रोसेस मतलब रिएक्शन, रिएजेंट और सबस्ट्रेट के बीच के रिएक्शंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये रिएक्शंस किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। जैसे लास्ट लेक्चर में भी हम लोग एग्जांपल लिए थे कि अगर ये जो शादी के लिए जो अगुआ होता है ना, वो लड़की घर को भी अच्छे से जानता है, लड़के को घर के भी अच्छे से जानता है, और लगता है उसको कि ये सूटेबल है, दोनों को मिला देता है ना। वैसे ही ये दोनों आपको पता है ये दोनों को रिएक्शन कैसे करेगा, आपस में मिलेगा कैसे, उस चीज को जानना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, तो जनरली 6 तरह से रिएक्शंस होता है ना। 6 टाइप ऑफ रिएक्शंस होता है। पहला ऑक्सीडेशन, एंड सेकेंड रिडक्शन, एंड थर्ड एडिशन, एंड फोर्थ सब्स्टिट्यूशन, एंड फिफ्थ एलिमिनेशन।
एंड 6 कंडेंसेशन बोल दीजिए, कंडेंसेशन या तो फिर और आइसोमेराइजेशन बोल, मतलब और अगर छोटे छोटे रिएक्शंस और हैं, मेन जो रिएक्शन है 6 है। मतलब किसी भी कंपाउंड, दो कंपाउंड के बीच जो होगा, या तो ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, एडिशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, है ना। और छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बात करें, डिकम्पोजिशन, जैसे टूट जाने वाले रिएक्शन, वो सब को हम यूज नहीं कर रहे। मेनली यहाँ पे हम 6 यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का भी अभी बात नहीं करेंगे, अभी मेन 3 रिएक्शन का बात करेंगे, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है इनऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए, इनऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसमें इस ऑर्गेनिक में भी इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है वो सारे इसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन H2 ऐड किए, तो क्या हुआ CH3। अब ये रिएक्शन में देखेंगे हाइड्रोजन ऐड भी हो रहा है, और किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन को आना क्या कहलाता है, रिडक्शन। मतलब ये रिएक्शन जो है एडिशन साइमल्टेनियसली रिडक्शन कहलाएगा, मतलब एडिशन भी है और रिडक्शन भी है ना। लेकिन इनऑर्गेनिक रिएक्शन में ऐसा एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होता है ना, जिसके कारण से उसमें ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन नाम से ज्यादा फेमस होता है। लेकिन वैसे ही जैसे ही आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपका मैक्सिमम जो रिएक्शंस हैं वो इसमें आपका ये 3-4 में जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसी का कुछ एग्जांपल ऑक्सीडेशन कहलाएगा, कुछ रिडक्शन कहलाएगा, या तो ऐसे कुछ रिएक्शंस होंगे जो इस टाइप के नहीं होंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होंगे। ओवरऑल हमें ये बोलना है कि 6 टाइप ऑफ रिएक्शन, किसी सब्सटेंस को देख करके आपको माइंड 6 तरह से काम करना चाहिए, कि ये ऑक्सीडेशन होगा, कि रिडक्शन होगा, कि सब्स्टिट्यूशन होगा, कि एडिशन होगा, एलिमिनेशन होगा। देखिए इस 6 का इन्फिनाइट एग्जाम्पल्स हो सकता है, लेकिन जैसे ही कोई बीच में आया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं ज्यादा समझ में आएगा, जैसे ऐसा है एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है ऐसा, तीसरा एग्जाम्पल है ऐसा, चौथा एग्जाम्पल है NaNH2 ऐसा। अब इसमें जो रिएक्शंस हो रहा है देखो, आप मेनली जो है आपको 3 तरह से या 4 तरह से या 6 तरीका से, मेन आपको 6 तरह से माइंड काम करना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा क्या। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना होगा, उसको अलग टाइप में बताएंगे जब हम डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता रहे होंगे, सबको एक साथ बता देंगे, ठीक है। लेकिन अब इसको देख के आपको 3 दिमाग लगाना है, या तो ऑक्सीडेशन, सॉरी, या तो सब्स्टिट्यूशन, या तो एडिशन, या तो एलिमिनेशन। एडिशन होने के लिए देखिए, एडिशन होने के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी तो ऐड होगा। डबल बॉन्ड किसी कंपाउंड में होगा तभी एडिशन होगा, अदरवाइज एडिशन नहीं होगा। तो इसमें मतलब कोई भी एडिशन नहीं होगा, इसमें आपका एडिशन होगा, इसमें भी डबल बॉन्ड है, एडिशन होगा, इसमें आपका कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अब ये दोनों में या तो एडिशन रिएक्शन होगा, या तो सब्स्टिट्यूशन होगा, या तो एलिमिनेशन होगा। सॉरी, एडिशन तो नहीं, सब्स्टिट्यूशन होगा या तो एलिमिनेशन होगा। तो इसमें देखते हैं, अगर एक्वस है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर रहा है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर रहा है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और ये अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा काम कर रहा है तो एलिमिनेशन होगा। अगर कोई नेगेटिव आयंस, अगर नेगेटिव आयंस जो है न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है तो वो आपका जो है सब्स्टिट्यूशन होगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल से बढ़कर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, जैसे NaNH2, या तो फिर अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, ठीक है, इस तरह का, या तो बल्कि बेस, स्ट्रॉन्ग बेस या तो बल्कि बेस, बल्कि बेस जो है वो आपका केवल एलिमिनेशन करता है ना। जैसे DBN, डी बहुत सारा चीज होता है, जैसे इस तरह का बहुत सारा N-, इस तरह का जितना भी बल्कि वाला जो होगा N-, ठीक है, NaNH2, या तो फिर अल्कोहलिक KOH, इस तरह का बल्कि बेस या तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा, बल्कि बेस या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो जनरली एलिमिनेशन करता है। ये बेसिक आइडियाज है, ठीक है। अब इतना ही समझने के साथ साथ देखिए मैक्सिमम रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएंगे।
पहले टाइप बताएंगे, पहले हम बस ओवरव्यू बता रहे हैं कि आखिर रिएक्शंस को देख के कैसे पहचानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन होगा या एडिशन होगा या एलिमिनेशन होगा। मैं ये 3 एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन बाद में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो CH3OH, CH3OH, उसके बाद क्या करेगा, Cl माइनस निकल जाएगा। अब एडिशन होगा तो क्या होगा, एक जगह ये बॉन्ड टूटेगा, एक जगह पे H जाएगा, एक जगह पे Cl जाएगा, और रूल अभी बताएंगे कैसे कैसे ऐड होगा। यहाँ पे Cl जाएगा, यहाँ पे H जाएगा, यहाँ पे भी एडिशन होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन दोनों सेम जैसा था, लेकिन यहाँ पे अलग है, ये नेगेटिव है ये प्लस है, तो नेगेटिव के पास कौन जाएगा, प्लस जाएगा, वो H जाएगा, और कार्बन के पास कौन जाएगा, Cn जाएगा। उसी तरह से इसमें ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन बगल वाला हाइड्रोजन को निकाल के HCl निकाल देगा, क्या करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ठीक है। तो इस तरीका से जो है NaCl प्लस NH3 ऐसा, ठीक है। तो इस तरीका से एक जनरल हम आइडियाज की बात कर रहे हैं, जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं कि आखिर जो रिएक्शंस दिया हुआ है उसको कैसे जानेंगे, आखिर ये क्या रिएक्शन करेगा। तो उसके लिए आपको जानना है कि उसको 6 अप्रोच से सोचना है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, कंडेंसेशन। ये 6 अप्रोच से देखेंगे, उसमें कोई एक न एक में फिट हो जाएगा। उस 6 में से हम लोग 3 की बात कर रहे हैं अभी, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। ये तीनों के जब हम बात करेंगे, ये तीनों में मैक्सिमम 90% जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है आ जाते हैं, इसीलिए तीनों पे ज्यादा फोकस हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में करते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं कंसिडर करते हैं। देखिए तो एक एक करके अब हम समझेंगे। ओवरव्यू जो है, आइडियाज जो है आपको समझ में आ गया होगा, जो जनरल आइडियाज है कि एडिशन के लिए पाई बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, और आपका एलिमिनेशन के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा है, ये OH माइनस, ठीक है, या तो RO माइनस, RS माइनस, RSE माइनस। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बेसिसिटी घट रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ये जो है हमेशा का हमेशा सब्स्टिट्यूशन देना पसंद करेगा। ये जितना भी ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, वो उतना ही ज्यादा जो है आपका सब्स्टिट्यूशन देना, सॉरी कुछ गलत बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल, हाँ सही है, न्यूक्लियोफाइल बढ़ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन ही देना पसंद करेगा। ऊपर वाला जो है जैसे RO माइनस, NH2 माइनस, CH3 माइनस, ये सब जो है जो बहुत स्ट्रॉन्ग आपका क्या है बेस है, वो आपका एलिमिनेशन प्रीफर करेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये एक जनरल आइडियाज था, एक बार मैसेज के थ्रू कंफर्म कर देंगे। ये जो बेसिक आइडियाज हैं जिससे हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और एडिशन का गैस करते हैं कि शायद ऐसा ही रिएक्शन होगा, क्लियर है ऐसा ना, उसके बाद थोड़ा सा फास्ट बढ़ेंगे। चलिए सभी को समझ में आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहने का मतलब स्टार्ट विद इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या हो रहा है, स्टार्ट विद न्यूक्लियोफाइल। अब इसको भी पहचान कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। अब मान लीजिए एल्कीन के ऊपर रिएक्शन होना है कोई HCl का, और एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन होना है HCN का। भाई दोनों एक जैसा लग रहा है, कैसे इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक पहचान करेंगे, देखिए इसका जो मैकेनिज्म होगा कैसे होगा, ये पहले लेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए ये खुद न्यूक्लियोफाइल है, इसका भी लेते हैं, ये खुद इलेक्ट्रोफाइल है। आपको पता है कि जब सेम एटम के बीच डबल बॉन्ड होता है जनरली क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा, और अगर डिफरेंट एटम के बीच डबल बॉन्ड होता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। मतलब ये खुद इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल।
तो न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट किससे करेगा, इलेक्ट्रोफाइल से, H+। जब ये रिएक्शन करेगा क्या हो जाएगा, CH2 और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला गया, मतलब इधर चला गया, तो ये ऐसा हो गया और यहाँ पे खाली प्लस हो जाएगा। अब इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा दूसरा वाला पार्ट Cl- और फिर Cl- इसके ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH2 CH3 यहाँ पे Cl। लेकिन इसमें ये खुद इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें स्टार्ट कहाँ से होगा, Cn से स्टार्ट होगा, Cn- से। और Cn- कहाँ जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव के पास जाएगा, फिर ये खुलेगा, तो CH2 यहाँ पे Cl, यहाँ पे O नेगेटिव, और इसको फिर H+ लेकर क्या हो जाएगा, CH2 Cn और यहाँ पे OH। तो एक बेसिक आइडिया क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन डबल बॉन्ड का मतलब एल हाइड्रोकार्बन वाला डबल बॉन्ड देता है, मतलब सेम एटम के बीच डबल बॉन्ड वाला देता है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन देगा, एल्डिहाइड देगा, कीटोन देगा, जिसके पास C डबल बॉन्ड O है। मतलब एल्डिहाइड कीटोन वाला का जितना भी रिएक्शन होगा, मतलब एडिशन वाला है ना, ऐड करने वाला, वो सारे क्या कहलाएंगे आपका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें प्लस और माइनस सिंपल ऐड करने वाला है, या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं एडिशन का, ठीक है। तो ये है आइडियाज पहचान करने का। अब इस मैकेनिज्म में आपको बस जानना है, किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म में प्रोसेस में केवल जानना है ताकि वो इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें आपका इंटरमीडिएट जो है, इसमें आपका इंटरमीडिएट जो है या तो फ्री कार्बोकैटायन बनेगा पहला, या तो फिर आपका रिंग बनेगा, साइक्लिक रिंग बनेगा। रिंग जैसे मान लीजिए ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। अब यहां से क्या होता है, Br+ जो है सेम यहाँ पे Br2 में एक्चुअली Br- भी है और Br+ भी है, क्योंकि टूटेगा ना, Br- में टूटेगा। अब क्या होगा, Br+ जब जाएगा इसके पास, तो यहाँ पे Br चला जाएगा, जिस तरह से हाइड्रोजन गया यहाँ पे प्लस बन जाएगा। लेकिन ये प्लस जो है इस हाइड्रोजन के पास लॉन पेयर है, इस हाइड्रोजन के पास लॉन पेयर नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसको साथ बॉन्ड बना लेगा, तो क्या हो जाएगा CH2 यहाँ पे Br+, तो ये रिंग बना लेगा। तो या तो ऐसा होगा, तो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में दो तरह से आपका इंटरमीडिएट बनेगा, तो या तो बनेगा ही नहीं, मतलब इंटरमीडिएट बनेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फ्री कार्बोकैटायन, क्योंकि प्लस से स्टार्ट हुआ है तो प्लस ही ना बनेगा, प्लस ऐड हुआ है तो प्लस बनेगा, प्लस ऐड हुआ है तो प्लस बनेगा, माइनस ऐड हुआ है तो माइनस बनेगा, है ना। तो या तो फ्री कार्बोकैटायन बनेगा या तो रिंग बनेगा। रिंग का पहचान कैसे होगा, किसमें रिंग बनेगा, तो रिंग उसी में बनेगा जिसके पास लॉन पेयर है, जैसे Br हो गया, Cl हो गया, OH हो गया, मतलब ऐसा कुछ ग्रुप हो गया जिसके पास लॉन पेयर है, और उसके साथ जो है वो आपका रिंग बनाएगा, है ना। Br, Cl, Hg ये सब के साथ रिंग बनाएगा। उसके बाद या तो इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। इसमें देखेंगे तो इसमें आप एक चीज देखेंगे, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है। ये कार्बोकैटायन कार्बन इंटरमीडिएट O- नहीं होता है, कार्बन पे या तो कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, कार्बन रेडिकल, या तो फिर कार्बिन या तो नाइट्रीन, उसमें से कोई भी नहीं है। मतलब इस रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, इसको आप इंटरमीडिएट नहीं कहेंगे, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है ना। तो अब जो है यहां से जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको बस इतना जानना है। अब न्यूक्लियोफिलिक में बात कर रहे हैं कि जितना ज्यादा यहाँ पे प्लस रहेगा, जैसे इसका रिएक्टिविटी कैसे पहचान करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी, देखिए रिएक्टिविटी जो है किसका, रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा, रिएक्टिविटी जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एट कार्बोनिल कार्बन एटम, मतलब कार्बोनिल कार्बन एटम के ऊपर कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, इसका मतलब हिंड्रेंस कितना कम है, हिंड्रेंस कितना कम है,
हिंड्रेंस जितना कम रहेगा रिएक्टिविटी आने वाला उतना आसानी से आएगा। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। अब देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए दो तरफ से, इधर एक तरफ से, मतलब ज्यादा बचा कहाँ, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देके प्लस को कम कर दिया। तो प्लस कम होने से रिएक्टिविटी क्या होता है, कम होता है, तो एल्डिहाइड ज्यादा होगा। मतलब एल्डिहाइड हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होगा देन कीटोन, पहला बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए एक छोटा एल्डिहाइड लेते हैं और एक बड़ा एल्डिहाइड लेते हैं, एक छोटा एल्डिहाइड लेते हैं और एक बड़ा एल्डिहाइड लेते हैं, उसमें से आप पाएंगे क्या, छोटा जो एल्डिहाइड है उसमें एक तरफ से एक पॉजिटिव कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, दो दो मिलके कम कर रहा है, मतलब प्लस को कम कर रहा है। मतलब इसमें ज्यादा कम हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे करके ज्यादा कम कर दिया। ज्यादा कम कर दिया मतलब क्या है, लेस रिएक्टिव। मतलब छोटा जो कंपाउंड होगा, लोअर एल्डिहाइड जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा देन हायर एल्डिहाइड। उसी तरह कीटोन में भी सेम होगा। अगर छोटा कीटोन लेंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होगा देन किससे, बड़ा वाला कीटोन से। अब थोड़ा अगर इसको बोलेंगे लोअर एल्डिहाइड या लोअर कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन लोअर हायर एल्डिहाइड एंड हायर कीटोन रिस्पेक्टिवली। मतलब लोअर एल्डिहाइड हायर एल्डिहाइड से, और लोअर कीटोन हायर कीटोन से। और एल्डिहाइड और कीटोन में अगर डिस्टिंग्विश करें तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो है, अगर मान लीजिए एक सिंपल एल्डिहाइड लेते हैं और एक बेंजीन के साथ एल्डिहाइड लेते हैं, तो इसमें आप देखेंगे इसमें रेजोनेंस से प्लस को कम कर दे रहा है। मतलब इसमें रेजोनेंस से प्लस को कम करते रहा है, तो रेजोनेंस से कम करने से क्या होगा, प्लस चार्ज बहुत कम हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, बहुत कम। मतलब आपका एलिफैटिक जो है वो मोर रिएक्टिव होता है देन एरोमेटिक। सर इन्वर्जन एंड रिटेंशन के बारे में बताइए। इन्वर्जन और रिटेंशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है दीपिका, है ना। इन्वर्जन और रिटेंशन जो होता है वो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है। एडिशन में होता है सीन एडिशन और एंटी एडिशन, सारा बताएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा रिएक्शन मैकेनिज्म में, लेकिन हर एक चीज को बताएंगे, ठीक है। देखिए फिर समरी करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। देखिए तो ओवरऑल आपको क्या याद रखना है कि एल्डिहाइड जो है वो मोर रिएक्टिव देन होता है कीटोन। लोअर एल्डिहाइड जो है वो मोर रिएक्टिव होता है देन हायर कीटोन। उसके बाद लोअर कीटोन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन हायर कीटोन। उसके बाद एलिफैटिक जो होता है, एलिफैटिक मोर रिएक्टिव होता है देन एरोमेटिक। ये आपका रिएक्टिविटी है किसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हम बताएं रिएक्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। और इसमें जानने वाली क्या जरूरत बात होती है, स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट विद इलेक्ट्रोफाइल से स्टार्ट होता है। क्या इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट में दो चीज बन सकता है, या तो कार्बोकेटाइन बनेगा या तो रिंग बनेगा, या तो कोई इंटरमीडिएट ही नहीं बने, या तो कोई इंटरमीडिएट ना बने। इसमें आपका कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, केवल स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद न्यूक्लियोफाइल। इतना ही बेसिक सा डिफरेंस आपको जानना है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जनरली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच होगा, ये जनरली आपका एल्डिहाइड और कीटोन के बीच होगा, एल्डिहाइड और कीटोन में होगा, ठीक है। एक बार आप मैसेज के थ्रू कंफर्म कर दीजिए ये दोनों कंसेप्ट जो है आपको समझ में आए हैं ऐसे आना, उसके बाद हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी से रिप्लाई करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से, पहला क्वेश्चन एंड दूसरा क्वेश्चन। दोनों का जो रिएक्टिविटी होगा न्यूक्लियोफाइल की तरफ, दोनों का में से किसका ज्यादा रिएक्टिविटी होगा HCN की तरफ रिएक्टिविटी, और या तो सेम होगा। आप लोग को रिप्लाई करना है सर स्टार्ट विद इलेक्ट्रोफाइल एंड स्टार्ट विद न्यूक्लियोफाइल, एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, फिर से बता दूंगा, पहले आप इसको रिप्लाई कीजिए। दोनों में से जो है कौन सा फास्ट रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन में। थोड़ा जुबान मेरा फिसल रहा है। सभी का आंसर 1 आया है, जो कि बिल्कुल सही है कि एलिफेटिक है। ये एलिफेटिक है, ज्यादा रिएक्टिव होगा देन एरोमेटिक आपका एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन फिर से, फर्स्ट आपका है एंड सेकेंड आपका है दोनों में से फिर से सिलेक्ट करना है, दोनों में से कौन रिएक्टिव ज्यादा है। बिल्कुल सभी का आंसर फर्स्ट है, तो फर्स्ट ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये एलिफेटिक है। देखो, जिस कार्बन से एल्डिहाइड है वो एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक है। तो एलिफेटिक ये एल्डिहाइड है, ये एरोमेटिक है। जिस कार्बन से एल्डिहाइड है उस कार्बन आपका एलिफेटिक है, इसलिए क्या हो जाएगा ये एलिफेटिक। एलिफेटिक इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अब करते क्या है कि बहुत सारा एग्जाम्पल लेते हैं और बहुत सारे रिएक्शंस को एग्जाम क्वेश्चंस को लेते हैं, उसको डिस्कस करने के बाद जो है आप लोगों को थोड़ा सा हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की तरफ ले जाएंगे। इसी को स्टीरियोकेमिस्ट्री की तरफ ले जाएंगे और बताएंगे सीन एडिशन और एंटी एडिशन होने से क्या क्या फर्क पड़ता है और क्या क्या होता है, जो कि एक स्टीरियोकेमिस्ट्री का इसमें हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें जो है आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया कब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सोचेंगे और कब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सोचेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रहेगा तो जनरली कार्बोकैटायन बनेगा, या तो रिंग बनेगा, या तो कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। आपका जब न्यूक्लियोफिलिक होगा तो वहां पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। ठीक है, इसका रिएक्टिविटी जो इलेक्ट्रोफिलिक का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करेगा, और जो आपका न्यूक्लियोफिलिक का है उसका रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पे। ठीक है, जो कि आपको बता दिए कि किसका किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। अब जो है बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग एक साथ करने वाले हैं, उसके बाद आपको ज्यादातर स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम यूज करेंगे कुछ टाइम के बाद, कुछ क्वेश्चंस के बाद। ठीक है, जितने भी नोट्स में क्वेश्चंस है वो सारा को यूज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे देखिए एक है रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2HCl। दूसरा रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तीसरा रिएक्शन है HCl। फिर आगे रिएक्शन है प्लस HCl। फिर आगे रिएक्शन है HCl। उसके बाद आगे रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH
Cl प्लस HCl। आगे रिएक्शन है पहले रिएक्शन करवा लेते हैं। CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या है H प्लस है H2O है। फिर रिएक्शन इसी में क्या है, इसी में रिएक्शन आपका HCl है, इसी में आपका HBr पर ऑक्साइड है। उसके बाद इसी में रिएक्शन आपका HFBF3 BF3THF है, ठीक है। उसके बाद इसी में आपका H2O2 OH माइनस है। और नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आपका HgOAc का होल ट्वाइस H2O है। फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो आपका NaBH4 है। इतना रिएक्शन लिखेंगे और उसके बाद आपका रिएक्शन NOCl है, सॉरी HOCl है, फिर आपका रिएक्शन NOCl है, ठीक है। इसको हटा देंगे, HOCl है। इतना सारा रिएक्शन है। अब देखिए सभी रिएक्शन को हम डिस्कस करते चलते तो आपका कंसेप्ट सारा खुल जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको इसमें देखना है कि आएगा कौन, ये न्यूक्लियोफाइल है तो H प्लस से आएगा और H प्लस में कोई लोन पेयर नहीं, मतलब फ्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा स्टेबल, यहाँ की यहाँ, मतलब H अगर यहाँ आएगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। तो स्टेबल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा ऐसा प्लस, और फिर यहाँ पे Cl अटैक करेगा और ये बनाएगा। और इतना ना सोचना पड़े इसके लिए मार्कोनिक ऑप्स रूल है, मार्कोनिक ऑप्स रूल, मार्कोनिक ऑप्स रूल, ऑप्स रूल क्या बोलता है, नेगेटिव वहीं जाएगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां होगा, ये जनरल आइडिया है। नेगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन होगा, पहले से ही हाइड्रोजन होगा। देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन, इस कार्बन और इस कार्बन में हाइड्रोजन कहाँ, यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव जाएगा, डायरेक्ट मार्कोनिक रूल लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर उसी तरह से यहाँ पे दोनों सेम है तो कहीं पे भी जोड़ दो, तो कहीं पे भी जोड़ दिए, यहाँ पे Cl यहाँ पे H, कहीं पे भी। इसमें देखेंगे इसमें भी सेम है, दोनों सेम है, चारों तरफ सेम है, तो क्या होगा कहीं पे भी जोड़ दो, एक जगह पे Cl एक जगह पे H। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप दोनों तो यहाँ तो सेम है लेकिन आसपास का इन्वायरमेंट सेम नहीं है, तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो यहाँ प्लस बनेगा। और जानते हो आप जब हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो यहाँ प्लस बनेगा, और जब भी कभी हाइड्रोजन ये प्लस जो है मोर स्टेबल में शिफ्ट हो सकता है तो वो शिफ्ट जाएगा, हो जाएगा, है ना। ये प्लस जो है ना शिफ्ट हो जाएगा, है ना। प्लस एक बेईमान इंसान है जो अपना खुशी के लिए किसी को भी परेशान कर सकता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है अगर यहाँ पे आ जाता है ये प्लस यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ CH3 हो जाएगा, मतलब 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट 1 से 2 पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ वाला हाइड्रोजन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब जो नेगेटिव आएगा वो यहाँ पे आएगा, अब नेगेटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब देखो ध्यान से, ऐसे डायरेक्ट लगने से क्या लग रहा था कि ये Cl यहाँ आएगा हाइड्रोजन आएगा, नहीं नहीं, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रीअरेंजमेंट, मतलब जहाँ फ्री कार्बोकेटाइन बन रहा है वहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ और यहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, मतलब जहाँ कार्बोकेटाइन, अब देखो फास्ट कैसे बनेंगे, ये दोनों में डायरेक्ट कार्बोकेटाइन सोचेंगे कहाँ बनेगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, मतलब Cl यहाँ आएगा डायरेक्ट। अब फास्ट हम बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा। अब जैसे मान लीजिए फास्ट शुरू से यहाँ तक कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, फास्ट कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे सोचना है, ये दोनों जगह पे सोचना है प्लस कहाँ बनेगा स्टेबल, यहाँ बनेगा, मतलब Cl नेगेटिव यहाँ लगा देना है। इसमें प्लस कहाँ बनेगा, दोनों एक जैसा बनेगा, कहीं लगा दो। इसमें कहाँ बनेगा, दोनों एक जैसा बनेगा, कहीं भी लगा दो। इसमें से कहाँ बनेगा, यहाँ की यहाँ की यहाँ,
सब जगह चेक करना है यहाँ पे सब जगह चेक करना है, यहाँ 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 पूरा आसपास में। प्लस कहाँ बनेगा, ये नहीं कि डबल बॉन्ड यहाँ है, क्योंकि मूव होकर वहां चला जाएगा। कहाँ बनेगा स्टेबल, यहाँ बनेगा, सीएल यहाँ आएगा। इसमें देखेंगे प्लस कहाँ बनेगा स्टेबल, यहाँ पे, तो सीएल यहाँ आएगा। इसमें देखेंगे प्लस कहाँ बनेगा स्टेबल, तो यहाँ बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, CH2 यहाँ पे CH अगर प्लस करते हैं, एक सीएल यहाँ पे और दूसरा प्लस यहाँ बना के देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो सीएल है डायरेक्ट लॉन पेयर के साथ रेजोनेंस है, लॉन पेयर सिंगल प्लस रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, लेकिन इसलिए प्लस कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, तो सीएल भी यहीं आएगा। सीएल भी वहीं आएगा। अब डायरेक्ट समझ में आ गया, डायरेक्ट कैसे बनाना है, जब भी केवल सोचना है पहले प्लस बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो तुरंत सोचो कि प्लस कहाँ ज्यादा स्टेबल बनेगा, जहां ज्यादा स्टेबल वहां पे आपका नेगेटिव पार्ट। अब यहाँ पे देखेंगे H प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो प्लस बनेगा, फ्री कार्बोकेटाइन बनेगा, तो फ्री कार्बोकेटाइन में कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ पहले बनेगा फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और इसके लिए इस शिफ्ट होने के लिए इस हाइड्रोजन को इधर करना पड़ेगा, मतलब CH3 C प्लस CH3 CH2 और CH3, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, प्लस यहाँ बनेगा, ये हाइड्रोजन इधर आएगा, प्लस इधर आएगा। मतलब अगर इतना भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट यहाँ देखो कि प्लस कहाँ ज्यादा स्टेबल बन रहा है, यहाँ, तो प्लस यहाँ बनाएंगे। अब यहाँ पे माइनस कौन है, OH माइनस है, तो OH माइनस आएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C OH CH3 CH2 CH3 हो जाएगा प्रोडक्ट आंसर। इसमें भी देखेंगे माइनस कहाँ बन रहा है, तो प्लस कहाँ ज्यादा स्टेबल बन रहा है, यहाँ तो सेम चीज होगा, सेम रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। HBr प्रोक्साइड में क्या है कि फ्री कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, आगे बताएंगे इसके बारे में भी हम। HBr प्रोक्साइड में Br रेडिकल और H रेडिकल से रिएक्शन स्टार्ट होता है, रेडिकल से रिएक्शन स्टार्ट होता है, रेडिकल से, है ना, जिसके कारण से ये जो है जस्ट उल्टा होता है इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो आपको यहाँ पे एंटी मार्कोनिक्स रूल आपका यहाँ लगेगा, एंटी मार्कोनिक ऑप्स रूल। क्या लगेगा, यहाँ पे नेगेटिव उसी पास जाएगा जहां हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा और कोई रीअरेंजमेंट नहीं, नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो देखो नेगेटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब सेम चीज ये दोनों रिएक्शन में, अब इस रिएक्टेंट को फिर से लिख देते हैं यहाँ पे ताकि देखने में दिक्कत ना हो। इसमें भी क्या है, ये तीनों का तीनों में किसी में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पे Br2 भी कर देते हैं, तो Br2 में रिंग बन रहा था ना, रिंग में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, मतलब एक Br यहाँ जाएगा, एक Br यहाँ जाएगा, मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा, CH3 CH CH3 CH CH2, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br। अब HOCl में क्या होगा, HO माइनस और Cl प्लस, तो Cl प्लस यहाँ जाएगा, तो जैसे Cl प्लस यहाँ जाएगा, जैसे Br2 में क्या था, Br माइनस था और Br प्लस था, जैसे ही Cl माइनस बनेगा तो लॉन पेयर है, तो ये भी रिंग बनाएगा, तो ये भी रिंग बनाएगा। जैसे मान लो इसका इंटरनेट किससे बनेगा, CH3 CH CH3 CH CH2, यहाँ पे Cl, यहाँ पे आपका रिंग बना देगा ऐसे। अब यहाँ पे OH माइनस बचा, तो OH माइनस आपको किधर से अटैक किया, इधर से, ध्यान से समझिएगा, OH माइनस हिंडर्ड टैप तरफ से करेगा, हिंडर्ड तरफ से अटैक करेगा, हिंडर्ड तरफ से, मतलब आपका Cl प्लस जो है लेस हिंडर्ड की तरफ जाएगा, लेस हिंडर्ड की तरफ जाएगा, और ये मोर हिंडर्ड की तरफ जाएगा। मोर हिंडर्ड मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ जाएगा, मतलब देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या है 2 डिग्री और यहाँ पे क्या है 1 डिग्री, इसलिए आपका 2 डिग्री की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 CH CH3, यहाँ पे OH जाएगा और यहाँ पे आपका Cl जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कंसेप्ट को। अब ये भी रिएक्शन का ओवरऑल काम होता है H2O को जोड़ना, H2O को जोड़ना, इसका भी काम होता है H2O को जोड़ना। आप लोगों को डिटेल पता होगा, आपको यहाँ पे हम डिटेल कुछ नहीं बता रहे हैं, आपको डायरेक्ट बता रहे हैं पूरा का पूरा काम होता है H2O को जोड़ना, इसका भी H2O जोड़ना। इसका H2O जोड़ना होता है एंटी मार्कोनिक्स के अनुसार और इसका काम होता है मार्कोनिक्स के अनुसार। एंटी मतलब
इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, एक साथ केवल हम बता दे रहे हैं इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, मतलब ऐसा का ऐसा ही होगा। और एंटी मार्कोनिक्स मतलब नेगेटिव वहीं जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, मार्कोनिक्स मतलब हाइड्रोजन वहीं जाएगा जहां पे, तो नेगेटिव वहीं जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो ये आपके सारे रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, जिसमें आपको जानना होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहला हाइड्रोजन और बोरोन ऐड हो रहा है, BH3 होता है, ठीक है, BF3 BH3 BH3, ये हाइड्रोबोरेशन, और इसके चक्कर में ऑक्सीडेशन, तो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मरकरी ऐड होता है इसलिए मर्क्यूरेशन, और NaBH4 से हट जाता है इसलिए इसको बोलते हैं मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ओवरऑल एंटी मार्कोनिक्स को फॉलो करता है, और मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ओवरऑल जो है आपका मार्कोनिक ऑप्स रूल को फॉलो करता है। और तीसरी चीज, इस तीनों टैंक में, या तो मैं बात करूं HBr परऑक्साइड में, या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें, इस सब में किसी में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। मतलब जहां पे फ्री कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा वहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा, जहां फ्री कार्बोकेटाइन बनेगा वहां रीअरेंजमेंट होगा। ये आपका रहे था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा ये हमें डिस्कस करना है एंटी मार्कोनिक ऑप्स रूल। एंटी मार्कोनिक ऑप्स रूल कहता क्या है, आपको पता है कि नेगेटिव वहीं जाएगा जहां पे हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, है ना। अब इसका होता कैसे है, देखिए HCl जो है प्लस परऑक्साइड जो है एंटी मार्कोनिक्स को फॉलो करेगा, HBr परऑक्साइड, लेकिन HCl परऑक्साइड जो है, परऑक्साइड जो है वो नहीं करेगा। HI परऑक्साइड जो है वो भी नहीं करेगा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है और क्यों है ऐसा, क्यों बाद में बताएंगे, पहले समझिए। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस रिएक्शन को हम करवा रहे हैं HCl HBr और एक बार HBr परऑक्साइड। तो केवल HBr मार्कोनिक्स को फॉलो करेगा, मार्कोनिक्स नेगेटिव कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम होगा, तो आपका ऐसा बनेगा। और परऑक्साइड के केस में एंटी मार्कोनिक्स फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा, नेगेटिव वहीं जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ऐसा। लेकिन वही चीज अगर HCl के साथ करें, अगर HCl के साथ करें, HCl के साथ अगर करें हम, तो उस केस में दूसरा बार क्या हुआ, HCl प्लस परऑक्साइड। HCl के साथ करने से क्या होगा, पहला तो मार्कोनिक्स देगा, दूसरा भी मार्कोनिक्स ही देगा, एंटी मार्कोनिक्स इसमें अप्लाई नहीं होता है, दूसरा भी मार्कोनिक्स ही दिया। उसी तरह से सेम टू सेम अगर मैं बात करूं आयोडीन वाला केस में, HI के केस में बात करूं तो क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 और यहाँ पे I, और HI परऑक्साइड भी अगर डालो तो भी उस केस में क्या होता है, मार्कोनिक्स होता है। मतलब परऑक्साइड HBr में डालने पे एंटी मार्कोनिक्स में बदल जाता है, लेकिन परऑक्साइड HCl HI में डालने पे एंटी मार्कोनिक्स में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाता, इसका क्या रीजन है, इसका रीजन समझिए क्या होता है। पहले तो ये याद रखना है कि परऑक्साइड HBr पे डालने पे ही एंटी में बदल पाता है, HCl HI में नहीं बदलता है। क्यों का आंसर समझिए, देखिए रिएक्शन जो है परऑक्साइड में क्या होता है, AR, या तो कुछ भी अगर एग्जांपल ले लेते हैं, CO सॉरी CO, यहाँ पे AR, अब इसको तोड़ते हैं तो रेडिकल में टूटता है, AR CO रेडिकल, ऐसा दो। अब फिर इसको करते हैं CO2 निकल जाता है, AR रेडिकल बनता है दो।
अब ए आर जो रेडिकल है ना वो दूसरे को एच बी आर के पास जाएगा, ए आर रेडिकल, एच सी एल के पास जाएगा, ए आर रेडिकल। सीरियल वाइज लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। एच सी एल, एच बी आर और एच आई। तो ये रेडिकल क्या होता है, इसको तोड़ ही नहीं पाता है। HCl स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण, HCl स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण इसको रेडिकल में तोड़ ही नहीं पाता है। और जब तोड़ ही नहीं पाया तो रेडिकल के जैसा रिएक्शन नहीं किया, और रेडिकल के जैसा अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो एंटी मार्कोनिक्स रूल ही नहीं हुआ, है ना। इसका एंटी हो जाना मतलब रेडिकल के रूप में पहले अपने आप HCl अपने आप कैसा रिएक्शन करता है, प्लस माइनस बन के, लेकिन पेरोक्साइड आने से क्या होता है, रेडिकल बन के रिएक्शन करना चाहता है। इसी कारण से ये बनता ही नहीं है, ये ढीठ है, ये इसका कहना ही नहीं मानता। इसलिए जैसा पहले कर रहा था वैसा ही करेगा, किसी के चलते चेंज नहीं होगा। इसलिए HCl जो है पेरोक्साइड के रिस्पेक्ट में, पेरोक्साइड के साथ एंटी मार्कोनिक्स इसलिए नहीं देता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से वो रेडिकल में कन्वर्ट नहीं होता है। ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, Br रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, HAr बन जाता है, क्योंकि H ये वीक होने के कारण ये H इसके साथ चला जाता है, Br रेडिकल। ये रेडिकल तो बन जाता है, आई रेडिकल तो बन जाता है, ये वीक बॉन्ड है, बहुत जल्दी बनता है, लेकिन ये इतना अनस्टेबल है कि तुरंत I2 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आई रेडिकल टिकता ही नहीं है, जैसे बना वैसे I2 में कन्वर्ट हो गया, है ना। इसलिए HCl जो है क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो टूटता ही नहीं है रेडिकल में। HBr क्यों करता है, क्योंकि टूटता भी है और स्टेबल भी रहता है Br रेडिकल। लेकिन HI जो है रेडिकल बनता है लेकिन तुरंत I2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण से ये आपका रेडिकल के फॉर्म में रिएक्शन नहीं करेगा, ये हमेशा प्लस माइनस के फॉर्म में रिएक्शन करेगा, H प्लस और I माइनस। इसलिए पेरोक्साइड का जो इफेक्ट है वो केवल HBr में होता है, HCl HI में नहीं होता है। एक बार आप लोग मैसेज करेंगे यहाँ तक क्लियर है, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे जल्दी से। चलिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो है आपका क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, अब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो कंसेप्ट है इतना ही है, सिंपल सा बात है। इलेक्ट्रोफाइल से स्टार्ट होगा, पहचान कैसे होगा, तो एल्कीन के ऊपर डबल बॉन्ड के ऊपर होता है जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, या तो इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, या तो कार्बोकेटाइन बनेगा, या तो रिंग बनेगा, है ना, रिंग बनेगा। केवल रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन के केस में होगा, केवल रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन के केस में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो है एग्जांपल ले लिए हम लोग, और उसमें देखिए किसमें रीअरेंजमेंट हो रहा था, किसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा था। उसके बाद हम लोग एंटी मार्कोनिक्स रूल को देखे कि एंटी मार्कोनिक्स रूल कहता क्या है। एंटी मार्कोनिक्स रूल कहता है नेगेटिव वहीं जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा, मार्कोनिक्स रूल बोलता है नेगेटिव वहीं जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होगा, है ना। उसके बाद दूसरा चीज जो है वो आपको पढ़ना है यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री। थोड़ा सा हम यहाँ पे लॉजिक बता रहे हैं, जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री इन एडिशन रिएक्शन, तो अगर मान लो कि एक एल्कीन है CH3CH3, या तो एल्कीन सिस होगा, या तो एल्कीन क्या होगा, ट्रांस होगा। ऐसा, और रिएक्शन करने वाला या तो एडिशन, दोनों सेम है, ये ध्यान से देखिएगा, ये H ये सीन एडिशन होता है, सीन एडिशन मतलब एक ही तरफ से रिएक्शन होगा, सीन एडिशन। तो सीन एडिशन कहने का मतलब है
ये इसको बॉन्ड को हटा देना, H ऊपर नीचे लगा देना है, मतलब जैसा था वैसा ही रहने देना है और ऊपर नीचे लगा देना है ऐसे, ठीक है ऐसे। या तो फिर इसको कर दे सकते हो C2H5, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे क्या कर देंगे C2H5 C2H5 ऐसा। इसमें भी सीन एडिशन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी C2H5 C2H5, ठीक है। तो जैसा था वैसे ही रहने दिए, C2H5, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे CH3 ऐसा, और ऊपर से ऊपर आ गया H और नीचे आ गया H। सीन एडिशन में आपको क्या करना है, जैसा है वैसा ही रहने देना है, केवल ऊपर नीचे लगा देना है, ऊपर नीचे लगा देना है। अब ध्यान से समझिए, सिस जो था वो मेसो कंपाउंड के, देखिए प्लेन से कट जा रहा है, प्लेन से कट जा रहा है, लेकिन जो सीन एडिशन जो था, ट्रांस जो था, वो आपको मेसो नहीं दिया, देखिए प्लेन से नहीं कट रहा है, मतलब एक्टिव दिया, तो इतना प्रोपोर्शन ये बना। अब ऐसा ट्रांस तो ऐसा भी हो सकता था, ट्रांस ऐसा भी हो सकता था ना कि ये CH3 इधर रहे और ये ऐसा रहे, CH3 हो C2H5 हो ऐसा, C2H5 हो और इधर CH3 हो और ऐसा, तो इससे बनेगा तो एक और बन जाएगा क्या, CH3 C2H5 C2H5 और क्या CH3 H और H। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि जो सिस होता है, सिस जो होता है, अगर वो सीन एडिशन करेगा तो वो मेसोफॉर्म बनेगा, और अगर ट्रांस रहेगा और अगर सीन एडिशन देगा तो वो आपका रेशमिक मिक्सचर बनाएगा, रेशमिक मिक्सचर बनाएगा, ठीक है। TSR और CSM, मतलब सीस सीन मेसो, ट्रांस सीन रेशमिक। अगर भूल जाते तो ऐसे करके एग्जांपल लेके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं एंटी एडिशन का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक सीस है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है। एक एग्जांपल ये सीस है और ये ट्रांस है। अब देखिए एंटी कहने का मतलब Br2 के साथ Br2 एंटी होता है, दोनों ऑपोजिट साइड में रिएक्शन होता है, Br2 एंटी होगा। तो एंटी में करना क्या होता है, एक को वैसा ही रहने दीजिए और एक को पलट दीजिए, किसी एक पॉइंट को पलट दीजिए, मतलब इधर H कर दीजिए, इधर CH3 कर दीजिए, किसी एक जगह पे, या तो ऊपर या तो नीचे। उसके बाद एक ऊपर Br लगा दीजिए और एक नीचे Br लगा दीजिए। उसी तरह से अगर ऊपर ना करके नीचे पलटे होते तो ऐसा कंपाउंड बनता, ऐसा बनता है ना। इसका मतलब रेशमिक मिक्सचर, दोनों एक दूसरे का मेरे में से मतलब रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर। और अगर यहाँ पे अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पे क्या होगा, दो ऑपोजिट कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे मतलब यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br। उसी तरह से या तो इधर कर देंगे, सेम चीज हुआ। मतलब मेसोफॉर्म, मतलब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या हुआ, सिस जो है एंटी अगर है तो रेशमिक मिक्सचर है ना, ट्रांस है अगर एंटी है तो मेसोफॉर्म, कार्टाम है ना। और इसी का उल्टा सीन में होता है, सीन में क्या होता है, ट्रांस ट्रांस जो है वो रेशमिक देता है और सिस आपका मेसो देता है। ध्यान समझिएगा, ये आपको पॉइंट याद रखना है। मतलब अगर सिस कंपाउंड है तो ये आपका क्या देगा, रेशमिक मिक्सचर, कार सिस एंटी रेशमिक, टीएम ट्रांस एंटी मेसोफॉर्म देगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है आपका एडिशन रिएक्शन में इतना ही जानना है, इससे ज्यादा आपको एडिशन रिएक्शन में कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं जानना है, किसके केस में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, कहाँ पे, स्टीरियो
केमिस्ट्री इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक क्या देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि अगर मान लो ये इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे एच है, एच आर है, और कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा या तो ऊपर से करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक जो करेगा वो क्या करेगा, या तो ऊपर से करेगा या तो नीचे से करेगा। तो क्या होगा, अगर ऊपर से करेगा तो ऊपर से करेगा क्या होगा, ऐसे कंपाउंड बनेगा, ऐसा। और अगर नीचे से करेगा तो ऐसा बनेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। अगर ये इसको यहाँ उठा के रख ले और मिरर इमेज देखें तो मिरर इमेज होगा, मतलब ये दोनों रेसमिक मिक्सचर है, रेसमिक मिक्सचर है। मतलब अगर ये कायरल सेंटर बन रहा है, अगर रिएक्शन करने के बाद अगर ये चारों अलग अलग चीज है, अगर चारों अलग अलग चीज है, तो उस केस में आपका रेसमिक मिक्सचर बनेगा। तो पूछेगा कौन सा रेसमिक मिक्सचर बनाएगा, जैसे मान लो ये है, ये रेसमिक मिक्सचर बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जाने के बाद चारों अलग नहीं होगा, ये दोनों सेम होगा, रेसमिक मिक्सचर नहीं बनाएगा। आपसे पूछेगा एसिटल्डिहाइड जो है रेसमिक मिक्सचर बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि अगर मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल गया, न्यूक्लियोफाइल गया तो क्या, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, तो आपका बनाएगा। अगर वही बात करेंगे एसीटोन बनाएगा, एसीटोन भी नहीं बनाएगा। क्यों एसीटोन नहीं बनाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जाने के बाद ये चारों अलग अलग नहीं होगा, ये और ये सेम होगा, तो इसलिए रेसमिक मिक्सचर नहीं बनाएगा। तो इस तरीका से जो है आपका एडिशन रिएक्शन जो है, न्यूक्लियोफिलिक हो या इलेक्ट्रोफिलिक का जो कंसेप्ट होता है वो कंप्लीट खत्म हो गया। अब हम लोग जाएंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। उससे पहले कुछ एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ले लेते हैं, ठीक है। जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए एक H है, C है, O है, H है क्या, या तो HCN से रिएक्शन करेगा, या तो NaHSO3 से रिएक्शन करेगा, या तो फिर क्या एल्डिहाइड एल्कोहल से रिएक्शन करेगा, या तो फिर क्या आपका NH3 से रिएक्शन करेगा, या तो फिर क्या NH2NH2R से रिएक्शन करेगा, एमीन से रिएक्शन करेगा, या तो फिर क्या NH2 हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन, वो सब पढ़े होंगे आप लोग, फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्रोजोन, सब पढ़े होंगे। देखिए होता क्या है, ये दोनों में क्या है, O के पास H गया, यहाँ CN गया, उसी तरह से O के पास Na गया, यहाँ पे SO3H गया, इसके साथ नेगेटिव के O के साथ देखो, इसमें ये प्लस छूटेगा ये माइनस छूटेगा, तो O के साथ क्या जाएगा, H जाएगा, और बाकी कार्बन के पास क्या जाएगा, OCH3 यहाँ पे भी क्या, यहाँ O के साथ H जाएगा, और यहाँ H जाने के बाद NH2 बचा तो NH2 जाएगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा इस चीज को, मान लो O के साथ H गया और यहाँ पे NH2 है, तो ये स्टेबल, एक कार्बन पे दो OH या तो एक NH2OH स्टेबल नहीं होता, ये H2O निकल जाएगा और क्या बनेगा, डबल बॉन्ड NH। इसलिए जब भी N वाला NH2 है तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ये ओवरऑल अगर रिएक्शन देखेंगे तो NH2 और H में H2O निकल जा रहा है, तो हर के केस में H2O निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH बचा। तो उसी तरह से डायरेक्ट ये रिएक्शन करके क्या बचेगा, NR, फिर डबल बॉन्ड NH2। इस तरह से ये आपका रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। यहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होता है। इस तरह से आपका एडिशन रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। ज्यादा कमेंट नहीं लेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताने के बाद कमेंट लेंगे, ठीक है, नहीं तो बहुत लेट हो जा रहा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका न्यूक्लियोफिलिक और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। ये न्यूक्लियोफिलिक जनरली एलिफेटिक कंपाउंड में होता है और ये जनरली एरोमेटिक कंपाउंड में होता है, ठीक है। इस एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक जो है SN1 SN2, ये दोनों को बात करते हैं पहले। देखिए SN1 में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई RCl है, एग्जांपल ले लेते हैं। ये पहले क्या होगा, R प्लस में टूटेगा, प्लस Cl माइनस में टूटेगा पहले इक्विलिब्रियम में, और ये जो R प्लस है वो न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा और RNU बनाएगा। तो पहले स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले SN1 क्या हुआ, 2 स्टेप रिएक्शन हुआ, और इसमें क्या होता है,
SN2 में RCl है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा और डायरेक्ट अटैक करेगा और क्या बनाएगा ये बनाएगा न्यूक्लियोफाइल, ये R और ये Cl डॉट 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 बॉन्ड होगा। ठीक है, और ये मान लो पूरा नेगेटिव है तो पूरा नेगेटिव क्या होगा, आधे हिस्से में बांट देगा, तो पार्शियल नेगेटिव, और ये फिर क्या होगा NuR प्लस Cl माइनस निकल जाएगा। ये ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब ये वन स्टेप रिएक्शन है। और इसमें आप देख रहे हैं पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट देख रहे हैं आपका रिएक्शन जो है रेट जो है इंडिपेंडेंट है, रेट इज इक्वल टू होगा रिएक्शन कांस्टेंट RCl, रिएक्टेंट केवल होगा, लेकिन इसमें जो रेट होगा वो दोनों चीज इन्वॉल्व है। देखो आपका RCl भी इन्वॉल्व है और न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब क्या, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर और ये क्या होगा सेकेंड ऑर्डर, दोनों चीज पे डिपेंड कर रहा है। मतलब रेट जो होगा रिएक्शन रेट वो डायरेक्ट वो इंडिपेंडेंट होगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का, लेकिन ये क्या होगा, ये डिपेंडेंट होगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ज्यादा ये रिएक्टिव होगा। अब यहाँ पे प्लस बन रहा है, प्लस माइनस को स्टेबल करने के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जरूरी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, क्यों, क्योंकि पोलर प्रोटिक होने से प्लस माइनस को बैलेंस करता है। जैसे मान लो ROH है तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये दोनों चीज को सॉल्वेंट स्टेबल करेगा, प्लस को भी और माइनस को। तो इसका नेगेटिव पार्ट प्लस को करेगा, पॉजिटिव पार्ट माइनस को करेगा। ये क्या होता है, ये पोलर अप्रोटिक चाहिए इसको, पोलर अप्रोटिक। क्यों ऐसा पोलर अप्रोटिक, इससे क्या होता है कि S जो होता है, जैसे मान लो ये है, ये प्लस बीच में होने के कारण माइनस से अट्रैक्ट नहीं होता है, तो माइनस ये फ्री रह जाता है, सॉल्वेंट से इसका अट्रैक्शन नहीं होगा न्यूक्लियोफाइल का। तो सॉल्वेंट से अट्रैक्शन नहीं होगा तो ये फ्री अवेलेबल रहेगा अटैक करने के लिए, और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है SN2, इसलिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है फ्री होना बहुत जरूरी है। इसलिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो आपके SN2 के लिए फेवरेबल होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे ये 2 स्टेप है, ये 1 स्टेप है। उसके बाद देखेंगे यहाँ जो कार्बोकैटायन है, ये जो कार्बो, अब इसमें ध्यान देते हैं कार्बोकैटायन पे, ये होता है प्लेनर, है ना, और ये ट्रांजिशन जो स्टेट होता है वो ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होता है, TBP। अब क्या होता है, इसका जो रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा, रिएक्टिविटी जो है SN1 का रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा सबसे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी पे, और इसका रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना हिंड्रेंस कम होगा उतना रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। दूसरा चीज जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जितना बॉन्ड वीक रहेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। वहां पे भी क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना बॉन्ड वीक होगा उतना रिएक्टिव ज्यादा होगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि जब कार्बोकैटायन, जैसे मान लो आप एग्जांपल ले लेते हैं आप, जैसे C+ बना, अब यहाँ पे A है, R2 है, R3, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होता है कि न्यूक्लियोफाइल जब ये अब अटैक करेगा, ये प्लेन में आ गया, मतलब ऐसा आ गया, तो ऊपर से करे या नीचे करे सेम इन्वायरमेंट है। देखो अब इसको ऊपर से देखें एक जैसा दिख रहा है, नीचे एक जैसा दिख रहा है, तो एक जैसा दिख रहा है मतलब इसमें दो तरफ से अटैक कर सकता है, या तो इधर से या तो इधर से, इसलिए दोनों तरफ से रिएक्शन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेक्समिक मिक्सचर बनता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है, अगर इसमें ऐसा देखेंगे तो RCl जो है वो जस्ट उल्टा साइड से अटैक करता है, इसीलिए यहाँ पे इन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है।
इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, मतलब SN2 जो है वो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जो आपका SN1 जो है वो आपका कॉन्फ़िगरेशन रेशमिंग मिक्सचर बन जाता है। इसमें नहीं रिटेन होता है, नहीं कुछ होता है, दोनों जितना रिटेन होता है उतना इन्वर्ट भी हो जाता है, तो इसमें रेशमिंग मिक्सचर बन जाता है। तो SN1 में आपका रेशमिंग मिक्सचर बनेगा और SN2 में आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। ठीक है, तो इस तरीका से SN1 और SN2 में रिएक्टिविटी बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो बनाना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका RF है, RCl है, RBr है, RI है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन होगा? RI। ये चाहे SN1 हो चाहे या SN2 हो, क्यों? क्योंकि दोनों बॉन्ड स्ट्रेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना बॉन्ड वीक होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, जल्दी टूटेगा, चाहे SN1 या तो चाहे SN2 में। उसके बाद अगर मान लो CH3Cl हो, CH3CH2Cl हो, CH3CH3Cl हो, CH3CH3CH3Cl हो, तो उस केस में जो है SN1 का SN1 किस पे रिएक्टिविटी डिपेंड करता है? जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल उतना ज्यादा रिएक्टिव, मतलब इधर से इधर जो है आपका बढ़ेगा। लेकिन SN2 में क्या होगा? SN2 में हिंड्रेंस इधर ज्यादा कम हो रहा है, तो हिंड्रेंस जितना कम रहेगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ेगा। उसके बाद इसका ग्राफ की बात करें अगर SN1 SN2 की, तो ग्राफ में अगर हम बात करें तो SN1 का जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, SN एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट यहाँ बनेगा, और पहला स्टेप स्लो होता है मतलब ऊपर जाएगा, फिर दूसरा छोटा रहेगा, दूसरा इससे छोटा होगा, क्यों? क्योंकि पहला स्टेप स्लो है। देखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बनता है इसलिए इंटरमीडिएट, और इसके बीच में ऐसा और इसके बीच में ऐसा, लेकिन आपको ध्यान देना पहला स्टेप स्लो होता है इसलिए हाइट ऊपर रहेगा। SN2 रिएक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये एनर्जी, तो सीधी सी बात, इसमें रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, और बीच में इंटरमीडिएट तो नहीं होता, ट्रांजिशन स्टेट होता है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब ऐसे, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, तो ये आपका SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नीचे रहेगा। तो इस तरीके से SN1 जो है SN2 में जो है आपका इतना कॉन्सेप्ट था, जो कि आपको डिफाइन करना होता है SN1 क्या है, SN2 क्या है, उसमें रिएक्ट क्यों डिपेंड करेगा, कौन नहीं डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, कंसंट्रेशन करने से क्या होगा, किसके किस पेड़ पे डिपेंड करता है, कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए, किस टाइप का ऑर्डर होता है, ये सारा चीज जो है इसी से आपको समराइज में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है आपका रिएक्शन, जैसे मान लीजिए RCl है, आप सीधी सी बात है NaOH है, तो क्या करेंगे? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव जाएगा, ROH आएगा, RCl सॉरी NaCl निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे RCl है प्लस AgCl है, यहाँ पर रिएक्टिविटी अलग हो जाता है, NaCl है, यहाँ पे अलग अलग हो जाता है, क्यों हो जाता है? अब देखेंगे AgCl में क्या है, Ag कोवेलेंट C111N है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? केवल N है, तो न्यूक्लियोफाइल N है तो N से अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा? RNC। लेकिन Cn में क्या है? Na प्लस है, कंप्लीट प्लस है, C माइनस है, और ट्रिपल बॉन्ड N पे रेडिकल, तो न्यूक्लियोफाइल ये भी और ये भी, लोन पेयर यहाँ भी, लोन पेयर यहाँ भी, लेकिन कार्बन नेगेटिव होने की वजह से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए इसके केस में क्या होगा? कार्बन से अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा? RCl। तो आपसे पूछेगा इसमें Cn क्यों बना? तो क्योंकि इसमें आयनिक नेचर है सोडियम और कार्बन के बीच, इसमें कार्बन फ्री न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन AgCl में क्यों? AgCl में Ag और C के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसके कारण से कार्बन फ्री न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसका जो लॉन इलेक्ट्रॉन है बंधा हुआ है, इसलिए ये अटैक नहीं करने गया, जो फ्री था वो अटैक करने गया, तो ये बना। सेम 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 रीजन है RCl प्लस AgNO2 और KNO2 में, जो कि KNO2 में O से अटैक होता है और इसमें N से अटैक होता है, NO2 वो NO। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल नेगेटिव आना है और नेगेटिव जाना है, एक बार नोट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार कमेंट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो SN1 और SN2 था वो आपको समझ में आया है, SNO। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाएंगे, थोड़ा सा फास्ट हम लोग करेंगे। चलिए, सभी को समझ में आ गया। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। अब देखिए आगे, अब जो है
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने से पहले जो है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देते हैं, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी इसको रख सकते हो। जैसे मान लो एल्केन है, अब इसमें Cl2 है और सनलाइट है, तो इसमें तो प्लस माइनस कोई बन नहीं रहा है, इसमें भी कोई प्लस माइनस दिख नहीं रहा है, ना ही एडिशन है, ना ही सब्स्टिट्यूशन है, ना ही कोई एलिमिनेशन है। भाई देखो इस रिएक्शन को देखिए आप, इस रिएक्शन में पाई बॉन्ड नहीं है मतलब एडिशन नहीं होगा, इस रिएक्शन में कोई ऐसा नहीं है स्ट्रॉन्ग बेस बहुत ज्यादा जो एलिमिनेशन होगा, तो सब्स्टिट्यूशन होगा। अब सब्स्टिट्यूशन में प्लस माइनस है नहीं जो प्लस माइनस बनेगा, और सनलाइट क्या करता है, न्यूट्रल है, सनलाइट क्या है, न्यूट्रल है। हीट, सनलाइट, पेरोक्साइड, हीट बहुत ज्यादा दे रहे हो तो रेडिकल में तोड़ देगा, सनलाइट दे रहे हैं रेडिकल में जनरेट तोड़ेगा, आपका पेरोक्साइड है तो रेडिकल में तोड़ेगा, इसको रेडिकल में तोड़ देगा तो क्या बनेगा, Cl रेडिकल, Cl अभी क्या करेगा, एक H को हटा कर एक Cl आ जाएगा, तो RH RCl प्लस HCl, तो जितना हाइड्रोजन रहेगा सबको बारी बारी से Cl हटाते जाएगा, Cl आते जाएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा Cl आएगा। इसमें जो रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी जो है वो आपका ऑर्डर जो होता है वो ऐसे होता है, F2 उसके बाद Cl2 उसके बाद Br2 उसके बाद I2। लेकिन जब रिएक्टिविटी बात करते हैं ऐसे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, HI देन HCl देन HBr देन HF, ऐसा क्यों? देखो जब इसको प्लस माइनस में बन के टूटना होता है ना, तो प्लस और माइनस, तो ये रिएक्टिव ज्यादा होता है क्योंकि जल्दी टूटता है, जल्दी टूटेगा जल्दी रिएक्टिव होगा, जल्दी टूटेगा जल्दी रिएक्टिव होगा। या तो फिर I माइनस जो है बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है तो जल्दी रिएक्शन करेगा, है ना, I माइनस माइनस जो है F माइनस से कम स्टेबल है, जल्दी रिएक्शन करेगा, इसलिए ये रिएक्टिंग उसी ऑर्डर होगा जब प्लस माइनस में रिएक्शन करेगा, प्लस माइनस में होता है। लेकिन जब रेडिकल बनता है ना, तो रेडिकल क्या है, प्लस के जैसा बिहेव करता है, तो I रेडिकल स्टेबल है इसके कंपेरिजन में, F तो प्लस में रहना ही नहीं पसंद करेगा, ये इतना तेजी से रिएक्शन करके किसी को अपना माइनस बना लेगा, किसी का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, माइनस बन जाएगा, है ना, जिसके कारण से जो है इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा। देखो लाइट है तो लाइट में क्या है, लाइट में रेडिकल बनना आसान होता है, लेकिन ये कितना देर तक रहता है वो मुश्किल है, ये तुरंत रिएक्टिव कर लेगा। तो एफ रेडिकल बहुत 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 कम स्टेबल होता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के ऊपर प्लस, तो प्लस नेचर का भी इलेक्ट्रॉन का कमी। जैसे मान लो एक बहुत अमीर है, उसके पास एक फोन अगर 10 मिनट के लिए ना रहे या तो कुछ फोर व्हीलर नहीं रहे तो उसका बेचैनी देखो, ठीक है। तो एफ रेडिकल जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आपका ऑर्डर ये वाला ऑर्डर होता है, लेकिन जब प्लस माइनस में रिएक्शन कर रहा हो तो ये आपका ऑर्डर ये वाला होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जब हाइड्रोजन के साथ सनलाइट आएगा रेडिकल बनाएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा हाइड्रोजन आएगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। अब इसमें जो है रिएक्टिविटी समझ में आ गया। अब जो है यहाँ पे एक चीज ऑर्डर है, जैसे Cl है, Br है, तो उसके लिए 1 डिग्री हाइड्रोजन रहेगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन रहेगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन रहेगा, तो इसका जो रेशियो है 1 डिग्री हाइड्रोजन के प्रति रिएक्टिविटी इसका कितना होता है 1, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिएक्टिविटी हटाने के लिए इसका कितना होता है 4, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाने के लिए इसका जो पावर होता है वो होता है 5। लेकिन ब्रोमीन का अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने का पावर अगर 1 है तो 2 डिग्री के साथ होगा 80 और 3 डिग्री के साथ होगा 1600। मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो एक इंसान है, वो एक साइकिल रख रहा है, पहले साइकिल से बाइक बाइक रखने की चाहत थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होगा, ठीक है ले लेंगे, और कार में थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। लेकिन एक दूसरा इंसान है, वो बाइक रखने का अगर मान लो साइकिल रखने का अगर इंटेंसिटी अगर क्यूरियोसिटी जो है वो अगर थोड़ा सा है तो उसके 80 गुना ज्यादा रहेगा बाइक के लिए, सॉरी कार के लिए, जो भी यार साइकिल से बाइक, बाइक से कार, हाँ बाइक के लिए उससे 1600 गुना ज्यादा रहेगा कार रखने के लिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इसी ऑर्डर से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है ऐसा, और दूसरा क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है ऐसा,
एक एग्जांपल देंगे। अब इसमें हम बात कर रहे हैं ब्रोमिनेशन, और इसमें कर रहे हैं क्लोरीनेशन, सॉरी इसमें कर रहे हैं क्लोरीनेशन, इसमें कर रहे हैं ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन और इसमें ब्रोमिनेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें अब एक ही बार करना है, मोनोक्लोरिनेशन करना, मोनो एक ही बार करना है, एक हाइड्रोजन को किसी को हटाना है ना। तो कहाँ कहाँ से हटा सकता है, या तो यहाँ से हटा सकता है ए, या तो यहाँ से हटा सकता है, या तो यहाँ से हटा सकता है, ये दोनों एक जैसा है, ये सी डी, चार तरह से चार प्रोडक्ट बनेगा। इसमें भी यही ए बी सी डी, ये दोनों एक जैसा है। अब इसके लिए मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, चार में से कौन सा एक मेजर होगा आपको पता करना है। तो उसके लिए देखिए कैसे करते हैं। सबसे बनाते हैं पहले हम कॉलम, कॉलम बनाएंगे और लिखेंगे कि 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है। देखो सबसे पहले 1, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दोनों एक है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कितना है 6 हाइड्रोजन है, 3 और 3 6। फिर दूसरा हाइड्रोजन कितना है 3 डिग्री है, 3 डिग्री हाइड्रोजन में कितना है 1 है। फिर इसमें जाएंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन है, कितना है 2 है। फिर यहाँ देंगे, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कितना है 3 है। ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये कार्बन से दोनों एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक जैसा है, ये अलग जैसा है, ठीक है। तो ये लिख देंगे। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 डिग्री के लिए कितना मल्टीप्लाई करते हैं 1, 1 डिग्री के लिए मल्टीप्लाई कितना करते हैं 1, 2 डिग्री के लिए मल्टीप्लाई कितना करते हैं 4, 3 डिग्री के मल्टीप्लाई कितना करते हैं 5, कितना हो गया 6, कितना हो गया 3, कितना हो गया 8, कितना हो गया 5। मतलब सबसे ज्यादा कहाँ आ गया 2 डिग्री, मतलब यहाँ पे जो Cl आएगा, यहाँ पे जो Cl आएगा वो मेजर होगा, मेजर होगा, मेजर होगा। सबसे पहले कॉलम बनाए, जितना टाइप का हाइड्रोजन था उतना टाइप को हम लिखे पहले, और कितना कितना था उसको लिखे, और किसके लिए कितना मल्टीप्लाई करते हैं उसको, ओवरऑल कितना आया वो, ठीक है। देखिए फिर से समझिए, आगे देखिए। इसके लिए भी 4 हाइड्रोजन है, 4 कॉलम बनाएंगे ऐसे। क्या बनाना है 4 कॉलम में, 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 3 डिग्री, 1 डिग्री था, 3 डिग्री था, 2 डिग्री था, 1 डिग्री था, वैसे लिख दिए। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना 6, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना 1, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना 2, और 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना 3, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 1, और 2 डिग्री के लिए मल्टीप्लाई कितना करते हैं 80, और 3 डिग्री के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1600, तो कितना आ जाएगा 1600, और इस कितना आएगा 160, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 6। मतलब आप देखिए सबसे ज्यादा किसमें आ गया 3 डिग्री, मतलब इसमें जो ब्रोमिनेशन होगा, वो ब्रोमिनेशन जो होगा आपका ये होगा मेजर प्रोडक्ट, ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ये ब्रोमिनेशन जो होगा वो आपका होगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से टेबल बना के हम लोग रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं। बाकी पर यहाँ पे और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत ज्यादा डिटेल कुछ है नहीं। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। एक बार आपको यहाँ कमेंट चाहेंगे, एक कमेंट, ये जो कंसेप्ट है क्लियर है, ऐसे नो में रिप्लाई करेंगे, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। बहुत स्लो स्लो हो रहा है। चलिए सभी को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में जनरली होता है, तो बेंजीन में तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो फिर अगर मान लो इलेक्ट्रोफाइल अगर कोई आता है तो इसमें एडिशन क्यों नहीं हुआ। देखो इसमें अगर एडिशन कर दोगे तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगा,
एरोमेटिसिटी खत्म हो गया, इसलिए ये एडिशन नहीं देगा, एडिशन नहीं देगा। एलिमिनेट होने के लिए कोई ऐसा ग्रुप नहीं दिख रहा है तो एलिमिनेट होगा। तो सीधी सी बात है, सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, H प्लस निकलेगा, E प्लस आएगा, H प्लस हटेगा, E प्लस आएगा। मतलब बेंजीन वाला कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बहुत आसानी से होता है, ठीक है। प्लस आएगा, प्लस जाएगा, है ना। एडिशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगा, इसलिए एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। अब ये प्लस पहचानो कहाँ कहाँ से क्या प्लस बनेगा। जैसे अगर कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो वहां से आपका NO2 प्लस बनता है, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन। उसके बाद अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 है प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 है और यहाँ पे अगर SO3 बनता है तो इसको बोलते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन। उसके आगे अगर आपका RCl है प्लस FeCl3 है, या तो AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 है, AlCl3 है, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा R प्लस। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज होता है ये। उसके बाद उसी तरह से RCOCl प्लस AlCl3, तो AlCl एक Cl को निकाल दिया क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O प्लस, इसको बोलते हैं एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि एक प्लस बनता है, ये प्लस बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर X2 प्लस FeCl3 रहेगा तो ये Cl एक खींच लेगा तो क्या बनेगा, X प्लस बन जाएगा। जैसे Br2 प्लस FeCl3 रहेगा तो क्या करेगा, ये एक Br को ले लेगा तो क्या बन जाएगा, FeCl3 Br का माइनस और ये Br प्लस। उसी तरह से Cl2 प्लस FeCl3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, Cl प्लस बन जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर मान लो CO प्लस HCl रहेगा तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, इधर H और इधर Cl, ये Cl हट जाएगा तो क्या बनेगा, HCO प्लस, है ना। उसके आगे देखेंगे, अगर मान लो CO2 है तो डायरेक्ट ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल है। और अगर मान लो डबल बॉन्ड है CH2, डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे HF है तो इसमें से क्या बनेगा, H प्लस आएगा और प्लस बन जाएगा, CH2 प्लस बन जाएगा और CH2 यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसमें अगर H प्लस है, केवल H प्लस आया तो भी ऐसा बन जाएगा। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रोफाइल का पहचान होना चाहिए कि किस चीज से क्या बनता आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल सी बात समझना, दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए ऐसा है, अब बेंजीन है, अगर मान लो Cl2 FeCl3 रिएक्शन कर रहा है, Br2 FeCl3 रिएक्शन कर रहा है, अगर मान लो यहाँ पे CH3 Cl FeCl3 रिएक्शन कर रहा है, अगर मान लो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि इसमें फ्री कार्बोकेटायन बन रहा था तो रीअरेंज अगर होने की प्रोबेबिलिटी अगर रहेगा तो रीअरेंजमेंट होगा। जैसे मान लो FeCl3, थोड़ा सा डिटेल बताने के लिए टाइम चाहिए होता है और टाइम जल्दी जल्दी करने के लिए कंसेप्ट बहुत सारा छोड़ देना पड़ता है, ठीक है। देखिए जैसे मान लो इसमें आपको रिएक्शन हो जाएगा ऐसा, CH3 CH, यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे Cl और FeCl3 या AlCl3 दूसरा है। अब इसमें क्या होगा, इसको हटाओगे Cl आएगा, इसको हटाओगे Cl आएगा, फिर इसको हटाओगे Br आएगा, H को हटाओगे Br आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसको हटाओगे तो यहीं से नहीं जुड़ेगा, क्यों, फ्री कार्बोकेटायन बनने से रीअरेंज होगा और यहाँ पे प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा हो जाएगा, CH3 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 ऐसा। और इसमें से अगर देखा जाए तो अगर मान लो कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इसमें भी बहुत सारा कंसेप्ट है कि ये आपका बेस जैसा बिहेव करता है और ये आपका एसिड जैसा बिहेव करता है।
नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाता है, ये 1:1 रेशियो में होता है। ये सारे कंसेप्ट बहुत डिटेल में अगर देखना है तो पिछले वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारा चीज अगर बताने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। कैसे NO2 प्लस बनता है, इसमें निकलता क्या है NO2 प्लस, तो क्या हो जाएगा आपका ये बन जाएगा ऐसा। फिर आगे देखेंगे इसी तरह से जितना प्लस आता है सारा को रिएक्शन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। एक एक करके बहुत टाइम लग जाएगा, केवल हम एक्सेप्शन वाला पार्ट को हम बता देते हैं। एक्सेप्शन वाला पार्ट में ध्यान रखना ये बात है कि आपका जो ये फेनॉल है, फेनॉल में आपका दो तरह से रिएक्शन हो जाता है। एक तो अगर Br2 CCl4 में यूज कर रहे हैं और अगर ब्रोमीन को वाटर में यूज कर रहे हैं तो ये क्या करता है Br प्लस ऑर्थो पैरा किसी एक जगह पे जाएगा, मतलब या तो यहां पे जाएगा या तो आपका ऑर्थो पे जाएगा। लेकिन इसके केस में क्या हो जाएगा, तीनों जगह पे जाएगा, तीनों जगह पे जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे Br प्लस बहुत आसानी से बनता है, पोलर सॉल्वेंट की वजह से बहुत आसानी से बनता है, इसलिए तीनों जगह पे जाता है। और फेनॉल आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, जो कि आप लोगों को पहले पता होगा। क्यों हम बोल रहे हैं, पहले बताते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। उसके बाद अगर यही फेनॉल को अगर इसमें हम कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करते हैं, अगर हम प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा अगर मान लो डाइल्यूट यूज करते हैं, डाइल्यूट सेम चीजें, तो कंसंट्रेटेड में क्या होगा, तीनों जगह पे चला जाएगा, तीनों जगह पे चला जाएगा और इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। और इसमें क्या होगा, इसमें केवल एक जगह पे जाएगा, या तो ऑर्थो पे जो कि मेजर होगा, देखो यहाँ पे मेजर पैरा पे होता है, Br रहने पे पैरा पे मेजर होगा, और इस पे जो है आपका ऑर्थो पे रहने पे मेजर होगा। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा NO2 ऐसा। तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज, और अगर तीसरा चीज आपको ध्यान देना है, सेम चीज एनिलीन की केस में, अगर एनिलीन है तो भी आपका NH2 होने से Br2 और Br2 वाटर रहने से ये भी आपका तीनों जगह चला जाता है, तीनों जगह चला जाता है। लेकिन अगर केवल Br2 CH2 ऐसा हो तो आपका या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम चीज यहाँ पे थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाता है कि यहाँ पे जो NH3 है, यहाँ पे डाइल्यूट कंसंट्रेशन की बात नहीं करेंगे, अगर HNO3 जो है प्लस H2SO4 हम लेते हैं तो इसमें केवल ऑर्थो पैरा नहीं बनता है, मेटा भी बन जाता है। यहाँ पे ये समस्या वाली बात है, यहाँ पे ऑर्थो बना, मेटा भी बन जाता है और काफी परसेंटेज में बन जाता है। आपका मेटा बना और फिर क्या पैरा बना, ऐसा ऐसा। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आखिर मेटा क्यों बना, मेटा क्यों बना, ठीक है। मेटा बनने का रीजन क्या है, तो मेटा बनने का रीजन ये है कि ये एसिड होने के कारण और ये बेस होने के कारण ये एक दूसरे में रिएक्शन कर जाता है और ये बन जाता है ऐसा ऐसा। और इसके वजह से जैसे मान लो ये दोनों को मिक्स कर दिए तो इसमें भी कुछ परसेंटेज, जैसे हम इसका एग्जांपल अक्सर लिया करते हैं कि अगर मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं और उसमें वहां उसके बीच में दारू रख देंगे तो 1 घंटा बाद आएंगे तो कितना ड्रंक मिलेंगे और कितना अनड्रंक मिलेंगे। तो 50 में से जो कुछ 40 मतलब 50 में से 20-25 ऐसे होंगे जो पी के लोटपोट रहेंगे और 20-25-30 ऐसे होंगे जो नहीं पिए रहेंगे, है ना। तो वैसा ही मतलब जो आपका फिर 1-2 घंटे के बाद आएंगे तो 20-25 मिलेंगे पिए हुए, 20-25 मिलेंगे नहीं पिए हुए। तो जो आगे का जो काम होगा, जो रिजल्ट होगा वो दोनों को मिला करके होगा। तो इसके अनुसार से ऑर्थो पैरा बना और इसके अनुसार से ये कुछ परसेंटेज में इन्वॉल्व हो गया इसके आने से, इसी चक्कर में मेटा बना। तो रीजन देंगे एनिलीन जो है आपका मेटा इसलिए बनाता है
क्योंकि वो एनिलीनियम आयन बन जाता है ये एसिड से रिएक्शन करने से, इसलिए वो एनिलीनियम आयन सॉरी मेटा आपका प्रोडक्ट देता है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये है कि इसका रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे जैसे मान लीजिए एक बेंजीन है, एक नाइट्रोबेंजीन है और एक क्लोरोबेंजीन है, एक टॉल्बिन है, एक आपका OCH3 है और तीसरा आपका O- है। इसमें देखना है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो सबसे पहले देखिए ग्रुप को देखिए, इसके पास -I है -R है, इसके पास -I है +R है, डोमिनेट -I कर रहा है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है Cl है, इसमें क्या है -I है -R है, इसमें क्या है -I है +R है, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है -I। इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है +H है +I है, इसमें क्या है -I है +R है, डोमिनेट कौन कर रहा है +R। इसमें क्या है -I है +R है, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है +R। तो आप देखिए देने वाला इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, देने वाला जितना ज्यादा देने वाला होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो देने वाला देने वाला देने वाला कुछ नहीं करने वाला, ये दोनों लेने वाला सबसे कम रिएक्टिव। सबसे ज्यादा कौन लेगा, ये लेगा, तो सबसे कम रिएक्टिव ये होगा। उसके बाद ये लेगा, उसके बाद कुछ नहीं। देने वाला में से सबसे ज्यादा कौन देगा, ये भी रेजोनेंस से दे रहा है, ये भी, इसका भी रिजल्ट रेजोनेंस से आएगा, इसका भी रेजोनेंस से। तो O- है, ज्यादा रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देगा, तो ज्यादा देगा मतलब ज्यादा रिएक्टिव, कहने मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव। फिर ये और ये इंडक्टिव हैपर से ज्यादा देगा कौन, रेजोनेंस। तो इस तरह से आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोग तय करते हैं। तीसरा चीज थोड़ा सा और अगर डिटेल जान ले तो आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, तो सारा हाइड्रोजन एक जैसा है तो कहीं पे भी जाएगा, कहीं पे भी जाएगा। लेकिन अगर इसके पास जाएगा, मान लो कोई लॉन पेयर वाला ग्रुप है, जैसे लॉन पेयर वाला ग्रुप जैसे OH, Cl, Br, OCH3, NH2, OCOCH3, देखो यहाँ पे सब लॉन पेयर है। अगर यहाँ से जुड़े रहेंगे तो उस केस में कहाँ जाएगा, या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या तो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। मतलब या तो यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा या तो यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक जगह हटेगा। लेकिन अगर कोई ग्रुप यहाँ पे, अगर मान लो कोई डबल बॉन्ड वाला ग्रुप हो या तो फिर प्लस वाला ग्रुप हो, तो उस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा बनेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे आपका एक एग्जांपल ऐसा है। तीसरा एग्जांपल डबल बॉन्ड वाला ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड OH ऐसा। उस केस में अगर मान लो यहाँ पे कंसंट्रेटेड मतलब NO2 प्लस डायरेक्ट ले रहे हैं, NO2 प्लस जाना है, कहीं पे भी हाइड्रोजन हट के चल जाएगा। इसमें आपका या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर वाला ग्रुप है। इसमें क्या होगा, मेटा पे जाएगा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है। हर एक जगह पे बहुत सारा कंसेप्ट है जिसको थोड़ा शॉर्ट क्लास में सोचना पड़ता है कि बताना भी है और नहीं भी बताना है। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी खत्म हो गया। थोड़ा सा हम इलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद जो हम लोग सोचे थे कि स्टीरियोइसोमर पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट भी खत्म करेंगे, उसको नहीं खत्म कर पाएंगे। आप लोग पहले वाला वीडियो को स्पीड करके रिविजन कर लीजिएगा, आज लास्ट लेक्चर ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग एग्जाम के पहले 5 दिन अपना पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है। इसलिए बीच में मैं लाइव नहीं आऊंगा, डाउट होगा उसके लिए आप लोग बोलेंगे वैसे आएंगे। एलिमिनेशन थोड़ा सा बता देने के बाद आपका जो है आज का मतलब लेक्चर कंप्लीट। और आज के बाद भी कोई लेक्चर रिवीजन के लिए नहीं आएंगे, बशर्ते कि आप लोग कुछ बोलेंगे पर्टिकुलर टॉपिक नहीं, क्योंकि रिवीजन में थोड़ा सा फास्ट सोचते हैं लेकिन टाइम तो लग ही जाता है। और एग्जाम के पहले मेरा मानना होता है, 4 तारीख से एग्जाम है, आज 28 है, तो 3 और 1 दिन जाने में लगेगा, तो 2 दिन उधर और 3 दिन इधर,
5 दिन अपना पढ़ाई होना चाहिए, टेस्ट दीजिए और उस टेस्ट से जो भी गलतियां होता है उससे सुधारिए। लैब में जो गलतियां होता है उसको पीजीटी में सुधारिए और दोनों में से कोई एक जॉब को ले लीजिए। और एलिमिनेशन में कुछ ऐसा है नहीं, एलिमिनेशन में सो सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ बताने का टाइम भी नहीं है। ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पे भी आपका ई, चलो इसको भी पहले वाला वीडियो में देख लीजिएगा, E1 E2 और E1 CB, कम से कम 1 आवर लग जाएंगे पूरा। पुराने वाले वीडियो रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे लास्ट में, तो इलिमिनेशन रिएक्शन उसमें भी लास्ट में बताएंगे, उसको जाके रिवीजन कर लीजिएगा। आज के लेक्चर इतना ही, और जितना सोचे थे उतना नहीं हो पाया, उसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग के डॉट के लिए हमेशा रहेंगे अवेलेबल, आप जैसा बोलेंगे वैसा डॉट हम क्लियर कर देंगे, लाइव आकर के बोलेंगे तो इस चैप्टर को तो कर देंगे। लेकिन हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि एक बार में जो है पूरा ऑर्गेनिक को कंप्लीट बहुत आसानी से, क्योंकि पढ़ाते समय लगता है कि इसको क्यों छोड़ दें, इसको क्यों छोड़ दें, और थोड़ा सा स्पीड जब करते तो थोड़ा तसल्ली नहीं आता है कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक बार लास्ट बोलेंगे, एग्जाम के 5 दिन पहले आप लोग मन से पढ़िए, स्पीड करके रिवीजन करके वीडियो देखिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाइए, टेस्ट बनाइए। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। मिलते हैं आप लोग का एग्जाम के बाद या एग्जाम से पहले आप लोग को डॉट के लिए। एनी क्वेरी यू कैन आस्क। चलिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो, और सभी सभी को फिर से ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट, बाय बाय। पीजीटी एग्जाम में टाइम है, बिल्कुल पीजीटी एग्जाम में टाइम है, तो उसके लिए टेस्ट दीजिए ना, टेस्ट बहुत जरूरी है। आप लोग टेस्ट में बहुत कम नंबर ला रहे हैं, टेस्ट में देख रहा हूँ बहुत कम, 10-15 लोग ही नंबर ला रहे हैं, 70-80 में से मात्र 10-20-15 नंबर ला रहे हैं, मतलब 10-15 लोग नंबर आ रहे हैं, ला रहे हैं बस। टेस्ट का रिजल्ट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, और टेस्ट जैसा आप लोग दे रहे हैं लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक दो क्वेश्चन टफ आसान होगा, अदरवाइज लेवल्स वही रहेगा। इसलिए टेस्ट को मैक्सिमम से मैक्सिमम दीजिए। आपका अगर कंसेप्ट नहीं है तो भी दीजिए ना टेस्ट, टेस्ट देने से आपको पता चलेगा ना किस किस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या फंस रहे हैं। ठीक है, स्टडी एक पेसिव फॉर्म होता है और टेस्ट एक एक्टिव फॉर्म होता है। जैसे वॉइस होता है ना दो तरह से, पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। तो जब आप टेस्ट देते हैं तो आपका पूरा माइंड से लेकर के कंसेप्ट एक्टिव मोड में होता है, आपका सोचने का जो तजुर्बा होता है वो एक्टिव मोड होता है। स्टडी कर रहे हैं मतलब क्या, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं और जान रहे हैं, देख रहे हैं और जान रहे हैं, आपका एक्टिवनेस नहीं आया ना, टेस्ट में एक्टिवनेस आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच।